प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। हमें करना क्या है इस प्रश्न में, प्रत्येक निर्मित नग की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। अब जो ये प्रश्न स्टार्ट होगा ये यहाँ से होगा, जो मैंने लिखा है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें पहले किसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे बोला प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, तो यहाँ पता चला कि जब तक बर्तनों की संख्या नहीं मानेंगे तो उसका गुना कैसे होगा और उसमें 3 अधिक कैसे होगा। तो हमें यहाँ पे बर्तनों की संख्या मानेंगे, तब जाके हमारे नग की निर्माण लागत आएगी। और कुल लागत उस दिन के निर्माण लागत 90 रुपये है। तो अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे। पहले देखिए, आप पहले ये जानते हैं कहीं पे कुछ चीज़ बन रही है और उसकी निर्माण लागत है, मतलब एक की कॉस्ट पता है आपको, तो आप उस दिन कितने का प्रोडक्शन हुआ वो निकाल सकते हैं। अब कैसे, आप इसको देखेंगे एक बार। अब जो हमने यहाँ पे पता चला कि हमें निर्मित बर्तनों की संख्या को पहले मान पड़ेगा, तो हमने इसमें क्या कर लिया, यहाँ पे इसको एक मान लिया। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी, एक नग की निर्माण लागत क्या होगी, आप सोचिए। देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से। निर्माण किए गए मतलब निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हमने एक्स में, उसके दुगना करेंगे, उसका दुगना करेंगे और 3 अधिक कर देंगे। इससे क्या आएगा, नग की निर्माण लागत। अब हमें पता है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, तो प्रश्न में आए प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हुआ, कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत कैसे आएगी, आपको सोचो। आपने किसी दिन एक्स बर्तन बनाए और उस बर्तनों की संख्या, मतलब उस बर्तन की लागत रुपए में 2x धन 3 थी। तो आपने एक बर्तन बनाया, उस बर्तन का रुपया पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उस दिन कुल कितनी कमाई करी। तो अब यहाँ तो पता नहीं है, तो अभी हमने एक्स माना है, तो एक दिन में निर्मित बर्तन है एक्स और उस नग की लागत इतनी है, तो इन दोनों को गुणा करके हमारे पास कुल लागत आएगा। अब ये जो हमने सॉल्व भी किया है इसको दोबारा लिख रहा हूँ। अब इसको गुणा करके द्विघात बनाएंगे हम। एक्स अंदर जाएगा, 2x² धन 3x और इसको पक्षांतर करके इधर बराबर 0। अभी हमने सिर्फ गुणनखंड विधि पढ़ी है, तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा ही इसके गुणनखंड करेंगे और इससे x का मान निकालेंगे। ये बहुत जो समीकरण है x के बदल, फिर वही तरीका, ये 90 है और ये 2 है, 90 और 2 180, ऐसे दो नंबर ढूंढे हैं। गुणा करके तो कितना आए, 90 आए और जोड़ के घटा के 3 आए। अब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पहले 180 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने ये करा, अब हम देखेंगे कि कैसे आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 हो रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 15, 12 और 15 हम लेंगे, गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसी के भाज्य गुणनखंड है। और 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसको तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि मध्यपद क्या होगा, 2x²। यहाँ पे हम 15x ऋण 12x लिख देंगे, ऋण 90 ऐसे बराबर 0। पहले के दो में कुछ कॉमन, लास्ट दो, पहले के दो में क्या कॉमन दिख रहा है, x ही दिख रहा है, तो x कॉमन लेने पे 2x धन 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 12 6 एकम 6 लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 7, ऋण है तो ये धन हो जाएगा। देखिए, कभी भी हम ये सोचना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा ही बनना चाहिए जैसे यहाँ पहले डिब्बे में ना, ऐसा तो कैसे बनता है, जब 6 लेता तो ऐसा बनता। चेक करके देख सकते हैं, 6 दूनी 12x, ऋण अंदर जाएगा, धन गुणा ऋण, 590। अब दोनों में जो सेम है उसको एक बार लिखा, और अगले डिब्बे में जो इस बाहर है, बाहर वाली चीज़ें ये। अब यहाँ से हम अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, तो यहाँ से यदि 2x धन 15 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x कितना आएगा, ऋण 15/2 आएगा, जो कि क्या होगा, मैंने ऋणात्मक नहीं हो सकती है बर्तनों की संख्या, ये हो गया। और यदि x ऋण 6 बराबर 0 होगा तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो x हमने किसको मान, निर्मित बर्तनों की संख्या को, तो और यहाँ पे x का मानेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी आ जाएगी। तो लास्ट में था करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि x तो हमने मान था एक्चुअल आंसर प्रश्न के हिसाब से
हमारे पास निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई। तो ये हमारे उत्तर होगी। ऐसे हम अगली प्रश्नावली करेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, यहाँ से 3 नंबर में प्रश्न आते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? अभी तक हमने गुणनखंड विधि या मध्यपद विभाजन विधि से शून्य निकालने सीखे। अब हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करना और शून्य निकालना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि करने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि यह समीकरण पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण वर्ग विधि से पहले हम मूलों का अस्तित्व करना सीखेंगे कि मूल का अस्तित्व मतलब मूल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा विविक्तिकर। तो प्रश्नावली 4.3 जो है पूर्ण वर्ग विधि बहुत इंपोर्टेंट है, प्रश्न आता ही आता है। तो आपने करना क्या है, जैसे आपको पता है द्विघात जो समीकरण है उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब ये जो हमारे पास मानक समीकरण है ये x के पदों में है और यहाँ पे a b c वास्तविक संख्या है और ये 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने इसके लिए एक सूत्र पढ़ा था, द्विघाती सूत्र। उससे पहले हम ये विधि पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग। तो अब हम बात कर रहे हैं मूलों का अस्तित्व। तो देखिए 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, अस्तित्व ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कैसे ज्ञात होता है? उसके लिए हमें निकालना पड़ता है विविक्त कर। विविक्त कर जिसको डी से दिखाते हैं, इंग्लिश में विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी। अब होता क्या है? डी मतलब होता है b² माइनस 4ac। अब आपको पता है बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। देखिए बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और x² का गुणांक एक होता है, चरपट सी होता है। अब ये जो मानक समीकरण है प्लस में होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने विविक्ति का निकाला, डी निकाला, डी मतलब स्क्वायर मैंने 4ac निकाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि b² माइनस 4ac यदि बड़ा आ जाए, इसका मान अधिक आ जाए b² में, तो हमें ये ध्यान रखें कि जो समीकरण है द्विघात समीकरण उसके दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो ये आप लिख सकते हैं, दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होंगे। ये अस्तित्व है मतलब मूल निकल सकते हैं और जो मूल आएंगे जो यहाँ पे हमारे समीकरण से मतलब जो x के जो मान आएंगे वो दो अलग अलग मान होंगे। ऐसे ही दूसरा b² माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया और 0 आया। तो इसका मतलब जो समीकरण जिसके भी पदों में 84 जो भी है वहां से x के जो मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर आएंगे। माना x 2 आया तो ये भी 2 आएगा। तो ये कब आएगा ये हम पता कैसे चले? जब हमने b² माइनस 4ac निकाला, मतलब मूलों का अस्तित्व चेक किया। तीसरी चीज होती है b² माइनस 4ac जो है वो छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया। अब 0 से छोटे मतलब 0 से छोटे ऋण मतलब ऋणात्मक, तो ऋण में मान आ गया। तो उस समय क्या होगा? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो फिर आप यहाँ पे इस समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं कक्षा 10 के अनुसार। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल या शून्यक नहीं है। तो अब हम इस प्रश्न को पहले अस्तित्व चेक करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है 2x² ऋण 7x धन 3 बराबर 0। तो हमने a लिख दिया, b लिख दिया और c लिख दिया। ये आपको आता है, इसकी तुलना ये हमारे पास जो मानक समीकरण है इससे करी। अब हमने b² माइनस 4ac मतलब विविक्ति का निकाला। तो b मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c का वर्ग पता ही है धन होता है, तो 7 का वर्ग 49 हो गया। और यहाँ पे ऋण 8 दूनी 824, तो ये आया 25। अब 25 आपको पता है 25 जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है 0 से। मतलब ये 25 आया क्या? आपको पता है ये b² मैंने 4ac का मान आया और ये बड़ा है 0 से। अब b² मैंने 4ac बड़ा होता है तो समीकरण द्विघात जो समीकरण है द्विघात समीकरण के दो तो b² मैंने 4ac बड़ा है 0 से, द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब हमें पता है कि इस समीकरण के जो ये समीकरण दिए इसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि में क्या देखिए, देखिए इसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो मेरा अपना तरीका लेके चलना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, अब मैं ये गुणांक हटाऊंगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग के लिए आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग कब बनेगा। अब पूर्ण वर्ग के दो सूत्र होते हैं, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण पता होनी चाहिए। माना हमारा ऐसा बन रहा है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²
तो हम इसको किसका पूर्ण वर्ग लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है तो हम किसका पूर्ण वर्ग लिख देंगे, ए माइनस बी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग विधि से जो भी प्रश्न आते हैं उसमें ये दो सूत्र लगने हैं। अब माइनस एक्स का गुणा माइनस का दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस वाली समीकरण लगेगी। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, सब बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला तरीका, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणा 2 दिया है तो दोनों पक्षों को, क्योंकि अपनी मर्जी से जो भी गणित का काम होता है दोनों ओर होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों 2 से भाग देने पर आप देख रहे हैं दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष ने भाग दिया। ये पूरे पट्टे में 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा। अब ये पूरे पट्टे में मतलब ये तीनों पदों का हुआ, आपने पहले पढ़ा है समान होते हैं तो ऐसा बनता है, तो इसका उल्टा भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। और 2 से 0 में जाएगा तो 0 से कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ऋण ये 7/2 एक्स हो गया, धन 3/2 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं, आप या तो यहाँ पे एक्स वाई रखो और इसको पक्षांतर कर दो, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। तो अब मैं आपको ये प्रश्न एक्स वाले बाईं ओर रखे और अचर पद को दाईं ओर रख के बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर ऋण 7/2 एक्स बराबर मैंने 3/2 कर दिया। अब मैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। देखिए अब दूसरा पद जो है 7/2 है। अब मेरा 7/2 एक्स रहना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 7/4 लिखना पड़ेगा। जब इसे कटेगा दूनी बार तो 7/2 एक्स रहेगा, नो चेंज रहा। तो पहले क्योंकि इसका वर्ग तो था एक्स का वर्ग, तो हमें पता चलेगा पहले पद का वर्ग है। फिर बीच में समीकरण 2ab 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, वही दूसरे पद का वर्ग होता है। मैंने इसको यहाँ पे पहला पद और दूसरे पद के रूप में लिया है, तो पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद दूसरे पद का, तो यहाँ बनाने की कोशिश करिए। तो इसके हिसाब से आप क्या हो जाएगा, हमें दूसरा पद पता चल गया। तो इसका वर्ग हम क्या करेंगे, जोड़ भी देंगे और इसका वर्ग या तो यहीं घटा लो, यहीं जोड़ भी दो, यहीं पे घटा लो, चेंज घटा भी दिया, नो चेंज कट जाएगा 0 बराबर 3/2। मैंने ऐसा किया क्यों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने का वर्ग जोड़ा भी और घटा भी दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्ण वर्ग का सूत्र बन गया ये, तो इसको पूर्ण वर्ग में इतना लिख देंगे, मतलब ए माइनस बी का है, ए यहाँ पे एक्स है और बी है 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये पक्षांतर होगा, यहाँ ऋण का है, यहाँ जाएगा 7/4, पहले ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, पहले इसी को लिख दिया और ऋण 3/2 बाद में लिख दिया। ये पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब हमारा काम है इधर दाईं ओर वाले को पूर्ण वर्ग बनाना। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 49/16 3/2, लॉस और लेंगे 16 49 2 28 8 24 हो गया। तो ये एक्स 7/4 का पूर्ण वर्ग आया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो होगा ये 25/16 हो गया, ये ऐसे ही रहा एक्स 7/4 का वर्ग। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास जो हुआ, ये हो गया हमारे पास एक्स 7/4 का पूर्ण वर्ग बराबर हो गया 25/16 हो गया। अब ये भी पूर्ण वर्ग होता है 5/4 का पूर्ण वर्ग, एक्स 7/4 पूरे का वर्ग बराबर, ये दोनों पूर्ण वर्ग बन चुके हैं। आप क्या करेंगे इस बाद, अब देखेंगे इसको समझेंगे। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर कभी 4 आता तो एक्स बराबर आपके लिखते हैं, कभी ये माना दोनों के पूर्ण वर्ग बन जाए, एक्स स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग लिख दें तो एक्स बराबर हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। छोटी क्लासों में एक्स स्क्वायर बराबर 4 पढ़ा, एक्स बराबर वर्गमूल 4 और 2 पढ़ते, पर ये ध्यान रखना कि ये चर राशि का घात अधिकतम 2 है, तो एक्स के 2 मान आएंगे। अब हम छोटी क्लासों में सिर्फ पॉजिटिव धनात्मक संख्या लेते थे, पर अब बड़ी क्लासों में 9 से अब पर क्लासों में आपने जानना है, यहाँ पे 84 जो है द्विघात में है, तो एक्स के 2 मान है, तो वो क्या होंगे, एक्स बराबर एक धन का होगा तो ऋण का 2। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, ये भी ध्यान रखना है। चर राशि अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने शून्य होते हैं, उतने गुणनखंड होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे चर राशि घात अधिकतम है तो इसके 2 मान होंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में पहले ही दिख रहा था ये जो समीकरण हमारे पास थी 2x² एक्स की घात 2, तो यहाँ पे एक्स के 2 मान थे। तो आपको करेंगे, सपोज यहाँ से हमने किया तो एक्स 7/4 स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 5/4 छोड़ के जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, जहाँ चर राशि होती है उसके विपरीत तरफ पूर्ण वर्ग संख्या वहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह छोड़े, दोनों हट गए। आप देख सकते हैं दोनों के वर्ग हट गए। अब वर्ग हटने पे क्या होता है, दाईं ओर जहाँ पे चर नहीं है उस ओर क्या, जहाँ चर नहीं है उस ओर होता है धन ऋण हो जाता है और वर्ग हट जाता है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब धन चिन्ह लेंगे, एक बार धन लेंगे एक बार लेंगे।
धन लेने से एक एक्स का मान एक बार आएगा और दो एक बार ऋण लेने से एक एक्स का मान फिर आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक्स के दो मान आएंगे, कुछ एक्स की घात दो थी। अब धन चिन्ह लेने पर लिखेंगे तो धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, एक्स ऋण 7/4 बराबर ये 5/4 हो जाएगा धन। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5/4, ये पक्षांतर हो जाएगा। क्रमिक संख्या जो है अंक अंक की ओर पक्षांतर होगा, यहाँ ऋण का था यहाँ के धन का हो गया। हमने लॉस लिया हर समान तो अंश भी समान हो गए। 12/4 आया, 4/4 तो एक्स बराबर 3 आ गया। माना हमने ऋण चिन्ह लिया तो ऋण चिन्ह पे क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह लेने पे आप लिख लेंगे एक्स ऋण 7/4 बराबर ऋण 5/4 और एक्स बराबर करेंगे इधर जाएगा धन का बनेगा, पहले इसको लिख दिया 7/4 और फिर इसको लिख दिया 5/4। यहाँ पे भी लॉस हो लिया हर समान है 7 ऋण 5 और ये घटा 7 2/4 मतलब 1/2। तो आप देख सकते हैं 1/2 आ गया। इसके बाद लास्ट में आता है एक्स के दो मान की अधिकतम घात 2 तो एक्स बराबर एक बार हमारे पास कितना है 3 और अगला एक्स बराबर कितना है 1/2। तो ऐसे हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी घनखंड करना भी सीखा और शून्य निकालने भी सीखे। और ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के शून्य को ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, इसको इसलिए आपने ध्यान से करना है। इसके बाद एक प्रश्न और बताया जाएगा आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पहले आप इसको समझ लें।